झांसी में एनआईए की टीम यूपी एटीएस की टीम के साथ मुफ्ती खालिद के घर छापा मारने पहुंच गई। करीब 10 घंटे तक चली पूछताछ के बाद जब अफसर मुफ्ती को अपने साथ लेकर जाने लगे तो समर्थकों ने उनको छुड़ाने की कोशिश की। हालांकि बाद में पुलिस ने फिर से मुफ्ती को हिरासत में ले लिया। मुफ्ती पर अवैध रूप से विदेशी फंडिंग के मामले में जुड़े होने का शक है और आरोप यह भी कि मस्जिदों से अनाउंसमेंट कर मौके पर भीड़ बुलाई गई थी। देखिए ये रिपोर्ट। झांसी में एनआईए छापेमारी के दौरान बड़ा हंगामा हुआ। एनआईए की टीम शहर कोतवाली इलाके के मुकरियाना मोहल्ले में एक घर में छापा मारने पहुंची। ऑनलाइन माध्यम से दीनी तालीम देने वाले मुफ्ती खालिद नदवी नाम के शख्स के घर पर छापेमारी की गई थी। जैसे ही अफसर मौलाना को हिरासत में लेकर अपने साथ ले जाने लगे, अचानक से कुछ लोग आए और उसे छुड़ाकर अपने साथ ले गए। हालांकि पुलिस ने उसे दोबारा हिरासत में ले लिया। खालिद भाई हमारे ऑनलाइन क्लासेस देते हैं और दुनिया के कई देशों के बच्चे उसमें पढ़ते हैं और आज मुझे लग रहा है उसी संबंध में जांच एजेंसी आई हुई है और सरकार की बड़ी जांच एजेंसी है और हमें उम्मीद है निष्पक्ष वो जांच करेंगे और उन्हें जांच में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग खालिद भाई को आज से नहीं लगभग 10-20 सालों से जानते हैं और आपकी माध्यम से हम सभी लोगों से यहाँ कहना चाहते हैं कि ऐसी उम्मीद सभी लोगों को है कि वो निष्पक्ष जांच होगी। बाद में पुलिस भारी सुरक्षा के बीच खालिद नदवी को थाने लेकर गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो मौलाना को काफी सालों से जानते हैं। उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है। आपत्ति यह है कि अगर किसी के यहाँ कोई गलत काम होता है तो उसकी आप जांच करेंगे, सूचना देंगे, आसपास में जांच कर लेंगे। एकदम किसी घर में घुसना, फैमिली रह रही है वहाँ, वो अपना कारोबार भी कर रहे हैं वहाँ से और जो है अपनी फैमिली भी है, उनकी माँ है, बहन है, बेटी है, सब लोग घर में रहते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। वो इस बस्ती के बच्चे फ्री पढ़ते हैं। यूपी एटीएस की टीम के साथ एनआईए अफसर देर रात करीब 2 बजे मुफ्ती खालिद के घर पहुंचे थे। घंटों पूछताछ के बाद टीम जब मौलाना को हिरासत में लेकर घर से बाहर निकलने लगी, तभी समर्थकों के झुंड ने टीम को घेर लिया। समझाने की कोशिश पर एनआईए टीम और समर्थकों के बीच बहस होने लगी। इस पर समर्थक उग्र हो गए। पुलिस और एनआईए की टीम ने लोगों को खदेड़ने की कोशिश की, पर लोग नहीं माने। वहीं मुफ्ती खालिद नदवी का कहना है कि पुलिस की रेड में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। उसके बाद सारे घर की चेकिंग हुई और सारे पूरे जितने कमरे हैं, रूम है, किचन है, सारे की क्या कहते हैं चेकिंग की गई और पूरे कवर्ड देखे, मचान देखा और किचन में देखा, किचन के पीछे जो बनी थी गिरली वो देखी गई। सारी पूरे घर में एक एक कोना छाना गया और बिल्कुल गिरफ्त के साथ कहीं भी कुछ नहीं मिला। अफसरों ने बताया कि ये कार्रवाई ऑनलाइन मदरसा कक्षाओं के जरिए विदेशी बच्चों को पढ़ाने से जुड़ी विदेशी फंडिंग की जांच का हिस्सा है। हमारा भतीजा है मुफ्ती खालिद नदवी, वो धार्मिक तौर पर यानी कि बच्चों को कुरान करीम और उर्दू नाजरा पढ़ाता है ऑल वर्ल्ड। तो वहाँ से एनआईए वाले आए रात में 3 बजे, उसका जांच की, अभी तक करते रहे जो टाइम हो रहा है। तो अभी तक कोई चीज़ पाई नहीं गई है। उसके बाद कोई चीज़ नहीं, कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन इस बीच झांसी में लोगों ने काफी हंगामा किया। उग्र भीड़ ने मुफ्ती खालिद नदवी को एनआईए की हिरासत से छुड़ा लिया। मुफ्ती के हिरासत में लिए जाने के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने कड़ा विरोध करते हुए पुलिस की गाड़ी रोक ली और इसके बाद एनआईए की गिरफ्त से उन्हें जबरन छुड़ा ले गई। हालांकि बाद में पुलिस ने फिर से मुफ्ती को हिरासत में ले लिया। मुफ्ती पर अवैध रूप से विदेशी फंडिंग के मामले में जुड़े होने का शक है। आरोप ये भी है कि मस्जिदों से अनाउंसमेंट कर मौके पर भीड़ बुलाई गई थी। हम अपनी जिम्मेदारी पे हम खुद खालिद को लेके जा रहे हैं। आप लोग खामोश हो जाओ, हम रहेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद है ये हजरात हमेशा इंसाफ से फैसला किया है। जब हम इंसाफ चाहने वाले हैं तो इनसे भी हमें इंसाफ की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि मुफ्ती खालिद शहर काजी के भतीजे हैं और एक मदरसे में पढ़ाते भी हैं। उनके घर के दरवाजे पर क्लास के बारे में पोस्टर लगाए गए हैं। अपनी जांच के दौरान एनआईए की टीम ने करीब 10 घंटे तक दस्तावेज खंगाले और जानकारी जुटाई। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
एक तरफ संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है जिसमें रोज हंगामा हो रहा है, लेकिन आज अचानक लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सुबह सुबह घर से निकले और हाथरस पहुंच गए। हाथरस में राहुल दलित परिवार से मिले जिनकी लड़की के साथ कथित तौर पर गैंगरेप हुआ था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। 4 साल बाद राहुल गांधी के सियासी पर्यटन पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी हाथरस मामले के पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे। इस दौरान यूपी पुलिस ने हाथरस में सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी। हाथरस पीड़ित परिवार से राहुल गांधी ने थोड़ी देर मुलाकात की। इसके बाद वे वहां से रवाना हो गए। मुलाकात के दौरान पीड़ित परिवार ने राहुल गांधी को एक पत्र सौंपा जिसमें उन्होंने अपनी व्यथा बताई है। 14 सितंबर 2020 को गैंगरेप की घटना हुई थी। 19 साल की लड़की के साथ कथित गैंगरेप हुआ था। दिल्ली में इलाज के दौरान 29 सितंबर 2020 को मौत हुई थी। 4 आरोपियों में से एक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस केस में कोर्ट ने 3 आरोपियों को बरी कर दिया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने 3 अक्टूबर 2020 को हाथरस में पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की थी और मृतक लड़की के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहने की बात कही थी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राहुल अपना वादा निभाने के लिए इंसाफ की जंग जारी रखेंगे। अपनी समस्याएं बताई उन्होंने, जो बातें उन्होंने लिखी हैं वो समझी। राहुल जी उनकी समस्याओं को समझकर अब उनके समाधान की राहुल जी हमेशा लड़ाई लड़ते आए हैं उस परिवार के लिए और आगे भी लड़ रहे हैं। और ये आज प्रमाण था कि राहुल जी जिस परिवार से आत्मिक रिश्ता रखते हैं उस रिश्ते को निभाते हैं और वो आज निभा रहे हैं। राहुल जी तो उस परिवार के साथ खड़े थे, हैं और रहेंगे। आश्वासन की कोई जरूरत नहीं। परिवार के लोगों को तो जब खड़े हैं तो उसकी हर समस्या की लड़ाई। राहुल गांधी के रेप पीड़ित परिवार से मुलाकात पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने इसे राहुल गांधी का पाखंड बताया। परिवार के पप्पू पॉलिटिकल प्ले पाठशाला के पाखंडी पाठ्यक्रम और कार्यक्रम में व्यस्त हों तो इसी तरह के नज़ारे दिखाई पड़ेंगे। कभी वो संसद का बहिष्कार करते दिखाई पड़ेंगे, कभी जो है वो कोई इस तरह का तमाशे वाला आविष्कार करते दिखाई पड़ेंगे। इस तरह के बहिष्कार और आविष्कार ने इस ग्रैंड ओल्ड पार्टी का चौतरफा जो है वो सफाया किया। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी राहुल गांधी के हाथरस दौरे पर चुटकी ली। उन्होंने तंज कसा कि क्या अभी तक कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे जो अब जागे हैं। कुंभकर्ण की नींद सोए थे कहा, जगे हैं। आज याद आया है संभल मामला, जब उसमें सीबीआई जांच हो रही है। सीबीआई जांच ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, उस पर कार्रवाई आगे होने जा रही है। अगर वो संतुष्ट नहीं है सीबीआई से तो जो भी है उससे बड़ी एजेंसी उनके दिमाग में जो उससे जांच करा दिया जाए। लेकिन वो तो बताओ जनप्रतिनिधि, बताओ कि कौन सी बात है, क्यों बार बार टिप्पणी करी जाती है, या क्या कोई जनप्रतिनिधि विपक्ष का मिल नहीं सकता ऐसे? क्यों नहीं मिल सकता है, लेकिन उसका एक समय होता है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उनका कहना है कि राहुल गांधी निराशा और हताशा का शिकार हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर बेतुके बयान देते हैं। वो कभी संभल जाना चाहते हैं तो कभी हाथरस, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी ने डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक के बयान पर पलटवार किया है। राहुल गांधी जी को कुछ पता ही नहीं है। वो कभी संभल जाना चाहते हैं, कभी अलीगढ़ जाना चाहते हैं, कभी हाथरस जाना चाहते हैं। हाथरस की घटना की सीबीआई जांच होकर के माननीय न्यायालय में मामला विचाराधीन है। उनको विचार करना चाहिए, मनन करना चाहिए, सोचना चाहिए और विपासना में चले जाना चाहिए कि क्या करना क्या नहीं करना है। पूरी तरह से वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। विक्टिम के मुद्दे पे, उससे मिलने के मुद्दे पे देखने की क्या जरूरत है? दुख बांटने से कम होता है। जिस भी विक्टिम से जो भी नेता मिलना चाहता है उसको मिलने देना चाहिए, मिलना चाहिए, बात सुननी चाहिए। अदालती बातें अपनी जगह हैं और कोई विक्टिम है तो उससे मिलने से किसी को क्या ऐतराज होना चाहिए। दिल्ली से करीब 11:30 बजे राहुल गांधी पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने पीड़ित परिवार से करीब 40 मिनट की मुलाकात की। उसके बाद राहुल गांधी मीडिया कर्मियों से बात किए बगैर दिल्ली वापस लौट गए। हालांकि उनके हाथरस आने के बाद यूपी की सियासत में सियासी पारा हाई हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन नोएडा पहुंचा। जेल में बंद किसानों की रिहाई को लेकर अखिलेश यादव ने भेजा डेलीगेशन। सांसद नरेश उत्तम पटेल, लालजी वर्मा, हरेंद्र मलिक, विधायक जिलाध्यक्ष, प्रवक्ता समेत इस डेलीगेशन में कुछ 12 लोग शामिल हैं। किसानों की रिहाई को लेकर समाजवादी पार्टी का ये डेलीगेशन डीएम मनीष वर्मा से मुलाकात करेगा।
तो एसपी के डेलीगेशन में 12 लोग शामिल हैं। नोएडा पहुंच गया है समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन। डीएम से मुलाकात करेगा एसपी का डेलीगेशन। आजम खान करीबी रहे रामपुर जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष मशकूर अहमद मुन्ना ने आजम खान पर अखिलेश यादव के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। जेल से आई आजम खान की चिट्ठी में संभल और रामपुर के मुद्दे को जोड़ने पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। साथ ही कहा कि मुसलमान आजम खान के साथ नहीं, पार्टी के साथ है। आजम खान के पास अपने 10 आदमी भी नहीं है। तो जेल से लिखी चिट्ठी के बाद ये आरोप लगाए, अखिलेश यादव के खिलाफ साजिश रचने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मुसलमान आजम खान के साथ नहीं, पार्टी के साथ हैं। देखिए, ये संदेश जो है ये बहुत टाइम से साजिश चल रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ। कौन कर रहा है? आजम खान साहब कर रहे हैं। और जेल से ये चिट्ठी जो आई है ये भी जेल में लिखा गया, इसमें इसके जिला अध्यक्ष के साइन नहीं है, हस्ताक्षर नहीं है, ये वहीं से बनकर आया सब। और ये सब क्यों हो रहा है? पहले भी हुआ है कि शिवपाल जी को, आदरणीय शिवपाल जी को 2 बार बुलाया जेल मिलने के लिए। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उनका मतभेद चल रहे थे तो उन्हें 2 बार बुलाया ब्लैकमेल करने के लिए। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए तो उनसे बात हो गई तो पार्टी ठीक हो गया, टिकट विकट ले लिए। और अब मुसलमानों की बात कर रहे हैं, मुसलमान इनके साथ थोड़ी है, मुसलमान तो पार्टी के साथ है। आप देख लीजिए मुसलमान कब चाहते हैं वो। मुसलमान तो डॉक्टर एस.टी. हसन साहब का टिकट हुआ था मुरादाबाद में लोकसभा का, तो इन्होंने कटवा कर रुचि विरोध कराया अपनी पसंद के प्रत्याशी को। मुसलमान चाहते हैं ये, मुसलमान तो डॉक्टर साहब थे। रामपुर में मुसलमान को प्रत्याशी नहीं चाहते लोकसभा का ही है, तो इनके खिलाफ राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कड़ा फैसला लेते हुए और टिकट दिया मोहिबुल्ला साहब को। तो कौन सी वो हिंसा है? क्या रामपुर बर्बाद? रामपुर में कोई हिंसा नहीं हुई है। रामपुर में और संभल के मामले में इतना फर्क है, ये समझ नहीं रहे लोग। देखिए, संभल का मामला कौम का मामला है। संभल के मामले में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, पूरी पार्टी ने और एनडीए ने भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो मामला उठाया तो सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष किया उन्होंने। अभी देखो वो सब, हम उनके इस फैसले की सराहना भी करते हैं कि उन्होंने बड़ी मेहनत की है इसमें। और रामपुर का मामला व्यक्तिगत है। किसका व्यक्तिगत? आजम खान साहब का व्यक्तिगत मामला है। रामपुर का मामले संभल से जोड़ने से क्या फ़ायदा है, और क्यों जोड़ना है संभल से? तो ये सब जो है एक साजिश है और ये उससे ब्लैकमेल करना चाहते हैं। पहले भी किया, अब उन्हें आदरणीय चंद्रशेखर जी को इन्होंने बुलाया था, 2 बार बुलाया है, सिर्फ इसलिए समाजवादी पार्टी में दबाव बनाने के लिए। और ये सब पॉसिबल नहीं है। इनके लोग तो खुल के 10-11 लोग हैं इनके पास, 10 लोग भी नहीं है पूरे जो इनके पास हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार का जवाब जरूरी है, आगे कोई केस दर्ज नहीं होगा। हमारे पास अयोध्या का फैसला भी मौजूद है। उपासना स्थल कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच में सुनवाई हो रही है। हिंदू पक्ष ने वर्शिप एक्ट खत्म करने की मांग की है और कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट मामले में सुनवाई कर रहा है तब तक कोई भी अदालत अंतिम आदेश पारित न करे। मैं अगर तिलक लगा लूं तो मैं हिंदू दिखूंगा, मैं टोपी पहन लूं तो मैं मुस्लिम दिखूंगा, मैं साफा पहन लूं तो मैं सिख दिखूंगा, मैं क्रॉस पहन लूं तो क्रिश्चियन दिखूंगा। तो मेरी पहचान बदल सकती है, लेकिन मेरा कैरेक्टर क्या है ये आपको ऊपर से देख के नहीं पता चलेगा। कैरेक्टर जानने के लिए तो सर्वे करना पड़ेगा। वैसे ही हमारा ये कहना है कि ढांचा देख के आप ये नहीं तय कर सकते हैं कि ये मंदिर है कि मस्जिद है। आपको ढांचे के सर्वे करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा उसकी फाउंडेशन कब बनी, उसकी दीवार कब बनी, उसका ऊपर का जो गुंबद है वो बदला गया कि नींव के साथ ही बना हुआ था। और एक बात और, कोई भी कानून बना के आप कोर्ट का दरवाजा बंद नहीं कर सकते। ये कानून कहता है कि रिलीजियस कैरेक्टर नहीं बदलेगा। हमारा भी यही कहना है कि रिलीजियस कैरेक्टर नहीं बदलना चाहिए, लेकिन मुगलों ने आके यहाँ रिलीजियस कैरेक्टर चेंज कर दिया। हम चाहते हैं कि जो पुराना जो ओरिजिनल रिलीजियस कैरेक्टर था उसको रिस्टोर। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दोनों पक्ष की दलीलें आई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज के अपने आदेश में कहा है कि इस सारे मामले की सुनवाई अगली तारीख पर होगी, लेकिन उन्होंने एक आज आदेश पारित किया कि नए सूट रजिस्टर नहीं किए जाएंगे जहां प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला इन्वॉल्व होता हो। दूसरा, उन्होंने यह भी कहा कि जो सूट रजिस्टर हो गया है वो सूट तो चलेगी, लेकिन जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, कोई इंटरिम ऑर्डर, कोई अदालत जहां ये सूट पेंडिंग है, जो मुस्लिम पक्ष ने कहा 18 सूट टोटल पेंडिंग है, उसमें कोई इंटरिम ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा जब तक
सेक्शन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला इस कोर्ट में विचाराधीन है। 4 हफ्ते का सुप्रीम कोर्ट ने मतलब टाइम दे दिया है और 4 हफ्ते सेंटर को मतलब के तरफ डाल दिया है कि सेंटर मतलब जो है ना जो 1991 एक्ट है उसके बारे में मतलब उसका क्या नज़रिया है वो बताए और उसके बाद जो है बाकी अब आगे कोई मतलब जो है पिटीशन नहीं दायर होगा मतलब जो है सर्वे के लिए, ये सेंटर ने जो कहा है हम उसका हम स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रयागराज पहुंच रहे हैं। गंगा पूजन कर महाकुंभ की शुरुआत करेंगे और साथ ही अरबों की निर्माण परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री योगी भी मौजूद होंगे। आपको बता दें कि आज सीएम योगी प्रयागराज में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। तो कल प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, उससे पहले आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं प्रयागराज। उन्होंने यहां तैयारियों का जायजा लिया है और कल प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचेंगे, परियोजनाओं की सौगात देंगे। 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू हो रहा है और यूपी सरकार ने इसको लेकर व्यापक इंतजाम किए हैं। सीएम योगी ने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया, साथ ही महाकुंभ की तैयारियों का भी निरीक्षण उन्होंने किया है। कल पीएम मोदी का प्रयागराज दौरा है। प्रधानमंत्री गंगा पूजन करेंगे और महाकुंभ की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही अरबों की निर्माण परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। सीएम योगी प्रयागराज में पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। प्रयागराज के दौरे पर आ रहे हैं पीएम मोदी। महाकुंभ का औपचारिक ऐलान करेंगे और लगभग 7,000 करोड़ की विभिन्न जो परियोजनाएं हैं जो महाकुंभ से जुड़ी हुई हैं उसकी सौगात देंगे। पीएम के दौरे को लेकर अंतिम रूप से यहां पर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। संगम का क्षेत्र है, आप देख सकते हैं, सुरक्षा के यहां पर कड़े इंतजाम किए गए हैं, बैरिकेडिंग लगाई गई है। तमाम जो होर्डिंग्स हैं बड़े बड़े वो महाकुंभ को आमंत्रित करते हुए महाकुंभ मानवता की अमूर्त धरोहर में शामिल किया जा चुका है 2019 में ही, और किस तरह से यहां पर स्वागत के लिए होर्डिंग बैनर लगाए गए हैं उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चूंकि महाकुंभ में पहले ही करीब 40,000 पुलिस फोर्स आई है, लेकिन इस बार बड़ी संख्या में जो घुड़सवार पुलिस है उनकी संख्या भी बढ़ाई गई है। चूंकि घुड़सवार पुलिस ऊंचाई से जो है वो मेले को देख सकते हैं, तो ऐसे में बड़ी संख्या में न केवल प्रयागराज बल्कि आसपास के जिलों से भी, मुरादाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से भी बड़ी संख्या में घुड़सवार पुलिस को बुलाया गया है, जिससे पूरे मेले के दौरान करीब 4,000 हेक्टेयर में 25 सेक्टरों में जो मेला बसाया गया है उसकी निगरानी इन घोड़ों से की जाएगी। कल प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज पहुंच रहे हैं, लिहाजा कुंभ नगरी पूरी तरह से तैयार है। के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार 13 दिसंबर को प्रयागराज के दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी इस मौके पर महाकुंभ के औपचारिक शुरुआत का ऐलान करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर संगम नगरी को खास तौर पर खूबसूरती से सजाया गया है। इस वक्त हम संगम नोज की तरफ हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महाकुंभ को लेकर जो महाकुंभ की विरासत है, धार्मिक और आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत है, उसको प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर तमाम होर्डिंग लगाए गए हैं। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी के जगह जगह जो पोल हैं बिजली के, उस पर कटआउट्स भी लगाए गए हैं और खूबसूरती से पूरे संगम क्षेत्र को यहाँ पर सजाया गया है दिव्य भव्य के साथ ही साथ डिजिटल महाकुंभ 2025 का संदेश तमाम जो होर्डिंग है, बैनर है, उस पर दिया गया है। आप सामने देख सकते हैं कि इनमें जो संदेश छुपे हुए हैं वो संदेश इसी तरह से हैं कि ये किस तरह से सामाजिक समता का महापर्व है। महाकुंभ तीर्थराज प्रयाग में आपका स्वागत है, यानी कि सभी का स्वागत किया गया है। रामचरितमानस की चौपाइयाँ इन तमाम जो होर्डिंग्स लगाए गए हैं उन पर लिखी गई है। ये होर्डिंग्स भी पूरी तरह से यहाँ पर जो मेला क्षेत्र में लगाई गई हैं वो प्लास्टिक चूंकि प्रतिबंधित है तो फैब्रिक की है, ये बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि ये पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, किसी तरह से पर्यावरण को इससे नुकसान नहीं होगा। तो ये तमाम बातों का ख्याल यहाँ पर रखा गया है। चूंकि 2025 का जो महाकुंभ है वो दिव्य और भव्य के साथ ही स्वच्छ होगा, सुरक्षित होगा, इसके साथ साथ ग्रीन होगा, क्योंकि 2,70,000 से ज़्यादा पेड़ पौधे भी पूरे महाकुंभ को लेकर लगाए जा रहे हैं। खास तौर पर इसे प्लास्टिक फ्री योगी सरकार ने घोषित किया है।
प्रयागराज महाकुंभ के दौरान एक अनोखा दृश्य देखने को मिलेगा, जब कालीन नगरी भदोही के जिला जेल के बंदी अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए महाकुंभ में तैयार किए गए खूबसूरत कालीनों को प्रदर्शित करेंगे। बंदी अब महाकुंभ का लोगो और अलग अलग डिजाइन वाले खूबसूरत कालीन तैयार कर रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में कुंभ की सभी तैयारियां अंतिम दौर में हैं। धीरे धीरे संगम नगरी महाकुंभ का आकार लेने लगा है। 12 साल के बाद लगने वाले महाकुंभ पर देश दुनिया की नजर है, क्योंकि दूर दराज से श्रद्धालु पर्यटक महाकुंभ की ओर रुख करेंगे। इसी कड़ी में चाहे राज्य हो या फिर जिले, हर जगह से लोग इस दिव्य महाकुंभ का इंतजार कर रहे हैं। इस बार महाकुंभ के लिए कालीन नगरी भदोही का भी योगदान होने जा रहा है। भदोही अपनी शिल्पकला को महाकुंभ के धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव में समर्पित करने की तैयारी में है। जिला जेल के 31 कैदी लंबे समय से कालीन की बुनाई कर रहे हैं। जिला जेल में 6 बाय 6 फीट का महाकुंभ का लोगो भी कालीन पर डिजाइन किया जा रहा है। इसे 10 बंदियों की टीम बना रही है। इस लोगो को महाकुंभ में प्रदर्शित किया जाएगा। उद्देश्य यही है सर कि जो हम लोग यहाँ पे बंदी होकर भी हमें अवसर मिल रहा है कि मैं कालीन का कार्य करवा रहा हूँ। इसके प्लस हमें पैरवी के लिए कुछ पैसे भी मिल जाता है सर कि हम अपना पैरवी कर लेते हैं। और बड़ा गर्व की बात है कि हमें प्रयागराज महाकुंभ में अवसर मिला, वहाँ हमें जो है लगाने का स्टॉल मौका मिला सर। सिर्फ महाकुंभ का लोगो ही नहीं, बल्कि भगवान श्री राम, गणेश जी समेत अन्य धार्मिक वॉल हैंगिंग और कालीन बनाए जा रहे हैं। इसे श्रद्धालु खरीदकर बंदियों के इस कला का सम्मान बढ़ा सकेंगे। इस कालीन से जो पैसे मिलेंगे वो कैदियों के परिवार को दिया जाएगा। इसमें तमाम बंदी पहले से कालीन बुनाई में कुशल थे, तो कुछ को जेल में भी बाकायदा ट्रेनिंग दिया गया है। महाकुंभ 2025 के लिए जो हमारी तैयारियां हैं, एक तो जो लोगो लॉन्च हुआ था महाकुंभ 2025 का, वो हम लोग 6 बाई 6 में बना रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं ये है। और इसके अतिरिक्त एक हमारा वहाँ पे स्टॉल भी लगेगा। इसमें करीब 100 जो डिज़ाइंस हैं वो टपटेड की कालीनें रहेंगी और 25 हमारे हैंड नॉटेड कालीनें रहेंगी। इसके साथ ही कुछ हमारी श्री राम भगवान की चित्र वाली कालीनें रहेंगी, कुछ गणेश भगवान की रहेंगी। तो जो धार्मिक जो उससे रिलेटेड चीज़ें हैं उसकी कुछ कालीनें वहाँ पर रहेंगी। महाकुंभ को लेकर योगी सरकार भव्य तैयारी कर रही है। प्रयागराज में साधु संतों का डेरा बस चुका है। 13 जनवरी से महाकुंभ का आगाज होने वाला है। उससे पहले सभी तैयारियां भव्य स्तर पर की जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उन्नाव में अवैध निर्माण पर बुलडोजर गरजा है। विकास खंड कार्यालय की बेशकीमती जमीन पर सराफा व्यापारी ने कब्जा कर रखा था। जमीन की कीमत 20 लाख रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है, जिस पर कब्जा करके पक्का निर्माण किया गया, जिसे बुलडोजर से गिरा दिया गया। कार्रवाई के दौरान राजस्व की टीम भी मौके पर मौजूद रही। मामला सिकंदरपुर कर्ण ब्लॉक का है। तो जमीन की कीमत 20 लाख से ज्यादा है। इस पर अवैध कब्जा किया गया था। एक सराफा व्यापारी ने इस पर कब्जा किया और प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन के बाद इस अतिक्रमण को हटाया। उन्नाव की ये घटना है जहां पर सराफा व्यापारी द्वारा कब्जा की हुई जमीन को प्रशासन ने छुड़वा लिया। बुलडोजर एक्शन हुआ और उस जमीन को खाली करवा लिया गया।